हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 के प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। प्रकरण है, पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया जी। इसके एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, हिप्नोटाइज। उत्तर है, रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हो। तो गंगटोक शहर की स्थिति बताई है कि रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हो। तो यहाँ कल्पना की है लेखिका जी ने। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बन रहे थे, ये भी कल्पना ही है। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंगटोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित हो गया हो, एक जगह रुक गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था। अतीन्द्रियता का अर्थ होता है जो इंद्रियों से परे। अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। जवाब है, गंगटोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते हुए रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने। तो बोकू ये एक प्रकार का परिधान होता है जो सिक्किमी महिलाएं पहनती हैं। तो बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, जिसमें पीछे टोकरी लगी हुई होती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका जवाब है, सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक होती है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, लिखिए। जितेन नारगे जो उनका गाइड कम ड्राइवर था, अर्थात ड्राइवर और गाइड दोनों ही था। तो जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है एक गाइड के रूप में। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। तो ये जानकारी दी। फिर घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है, अर्थात देखते ही घाटियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। जैसी स्विट्जरलैंड की खूबसूरती है हिमाच्छादित पर्वत, उसी प्रकार से यहाँ भी है।
नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा, जिसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, रंगीन और श्वेत, बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर फहराए जाते हैं। तो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत पताकाएं, और कोई नया कार्य का आरंभ होता है तो रंग बिरंगी पताकाएं फहराई जाती हैं। ध्वजा का रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। वहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं, व जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। ये भी हम पूर्व के प्रश्न में जान चुके हैं। सिक्किम में भी भारत की ही तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं एक जैसी थी। वहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिनमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि ताश के घर होते हैं, उसी प्रकार से घाटियों में छोटे छोटे होते हैं। स्त्रियों में बच्चे सभी काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती हैं अपने संग ही। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे ने लेखिका को बताया, अर्थात नार्गे लेखिका को बताता चला गया। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी एक समान क्यों दिखाई दी? इसका जवाब है, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को जैसे गंगा के विषय में भी इसी प्रकार की धारणा है कि गंगा में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर रखता है, बांध देता है, कि भले ही भौगोलिक विभिन्नताएं हों, लेकिन भारतीय लोगों की आत्मा, विश्वास और अवधारणाएं एक समान होती है। ये प्रकट किया है लेखिका जी ने। अगला प्रश्न है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि जितेंद्र नार्गे गाइड कम ड्राइवर था, गाइड और ड्राइवर दोनों ही था। तो उसके गाइड की क्या भूमिका थी और एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। आइए देखते हैं कौन कौन से गुण होने चाहिए एक गाइड में। एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए जिससे वो विस्तृत रूप में वर्णन कर सके। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। अगर वो पूर्ण जानकारी रखता है तो भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगा। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है कि वह विश्वसनीय व्यक्ति है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। तो भ्रमणकर्ता और एक गाइड दोनों के मध्य आत्मीयता होनी चाहिए।
गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना चाहिए। कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बन जाती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में भी रुचि बनी रहती है। वह यात्रियों को रास्ते के दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए, जानकारी दे। तो ये सभी गुण होने चाहिए एक गाइड में। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत, तो ये जो लेखिका मधु काकरिया द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृतांत है, साना साना हाथ जोड़ी, इसमें लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो हिमालय का यहाँ शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, उन्होंने शब्दों के माध्यम से चित्र का अंकन किया है। तो क्या वर्णन किया है यहाँ संक्षिप्त में मूल मूल बिंदु जान लेते हैं। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते स्वरूप को देखा है, अर्थात हिमालय का जो परिदृश्य था वो एक क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा था, अपने रंग बिखेर रहा था, अपने सौंदर्य को उंडेल रहा था। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता था। वो विशाल तो था ही, लेकिन जैसे जैसे और ऊपर हम चढ़ रहे थे और अधिक विशाल दिखाई दे रहा था। हिमालय कहीं चटक बिल्कुल हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां हैं। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। तो ये शब्द चित्र प्रस्तुत किया था हिमालय का। आगे बताया है, कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता था, अर्थात बादलों के अंदर ढक जाता था। तो कभी कुछ और, कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, हिमाच्छादित पर्वत दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे। तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौन मारती चमक मारती हुई तिस्ता नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया था। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई लेखिका, जिसने उनके हृदय को काव्य में बना दिया था। और हृदय काव्य में होने के पश्चात उन्होंने हिमालय का यह शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? कि प्रकृति का उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता रहता है। ये हमने पढ़ा ही था कि हिमालय के पल पल परिवर्तित स्वरूप का यहाँ चित्रण हुआ है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी, तो बुत होता है एक मूर्ति के समान, अर्थात चुपचाप इस सौंदर्य को निहार थी, बुत या मूर्ति के समान होकर सौंदर्य को निहार रही थी। कि प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी मूर्ति के समान माया और छाया के खेल को देखती जा रही थी, ईश्वर की माया और इस प्रकृति या हिमालय की छाया को या इसके परिवर्तित स्वरूप को। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत व अनूठे नज़ारों ने या दृश्यों ने लेखिका को पल मात्र में ही, एक क्षण में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर, अर्थात देश व समय की सीमाओं से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसकी मन का सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में, स्वच्छ धारा में बहकर नष्ट हो गई हो। उसके मन के विष और
तामसिकताएं, अर्थात उसके अंदर जो भी कुविचार थे, मन का मैल था, वो सारा का सारा इस निर्मल धारा में, स्वच्छ धारा में बहकर नष्ट हो गया था। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले, इस पूरे के पूरे परिदृश्य को वह अपने अंदर कैद कर ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि वह चिरकाल तक, लंबे समय तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए थे, प्रभावित कर गए थे, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे? इसका जवाब है, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वे पत्थर तोड़कर सकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। जो वहां पर रास्ता सकरा था, तो पत्थर तोड़कर उन रास्तों को चौड़ा कर रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठाटे, ये जो हाथ में निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इन्हें देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में भी सामना करके और ये श्रम साधना कर रही हैं महिलाएं। वह सोचने लगी कि यह पहाड़ी औरतें अपने जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। दुर्गम मतलब जो जाने योग्य नहीं है, लेकिन अपनी श्रम साधना से इन सकरे रास्तों को चौड़ा बना रही थी। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो अलौकिक सौंदर्य तो है ही, लेकिन उस अलौकिक सौंदर्य के मध्य यहाँ के निवासियों की भूख, मौत, दैन्यता और जिजीविषा, जीने की इच्छा के बीच जंग लड़नी पड़ती है। अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? उल्लेख करें। जो भ्रमण करता है उनको प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उसका वर्णन देखते हैं। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा या सौंदर्य का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन उद्देश्य सफल हो सके। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। जब अपने सहयात्री मित्र साथ में हो तो और अधिक आनंदमयी हो जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो स्थान नीरस अर्थात जिसमें कोई रस नहीं होता है, वह बेजान सा लगने लगता है। नीरस, आनंदहीन और बेजान। अगला प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। कि आम जनता है वो कम लेती है और समाज को अधिक लौटा देती है वापस।
तो इस आधार पर स्पष्ट करना है कि आम जनता के देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है, क्या योगदान है। पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उनकी पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि का निर्माण करना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों, कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं और वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती है। यदि ये आम जनता न हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा, देश की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आज की युवा पीढ़ी किस प्रकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसको रोकने में क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है। विहार स्थान मतलब वहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं पहाड़ी स्थानों पर, जिससे वहाँ गंदगी बढ़ जाती है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं, जिससे क्या होता है कि पर्वतों की स्वाभाविक सुंदरता गुम हो जाती है। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। हमें निम्नलिखित भूमिका अपनानी चाहिए। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, ताकि अर्थात कह सकते हैं कि स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है कि ये प्रदूषण होने के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, और प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं ये लिखें। आज की पीढ़ी प्रकृति को प्रदूषित कर रही है, या प्रकृति आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। प्रदूषण से जलवायु पर भी
बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है, अतिवृष्टि होती है, तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा पड़ रहा है, अनावृष्टि हो रही है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है, तो कहीं अनावृष्टि होती है तो कहीं अतिवृष्टि हो जाती है प्रकृति के प्रदूषित होने के कारण। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है, इतनी गर्मी हो जाती है इस प्रदूषण के कारण ही। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता है, और ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। तो प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, CO2, और हमारी जो जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, उसकी कमी आ रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों पर तापमान बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं प्राप्त हो रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो ये हमने पढ़ा था कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र यहाँ किया गया था। तो प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, तो ये हमने अध्ययन कर लिया है। आगे देखते हैं। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए, सलाह देनी है। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बन पाया था कटाव। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे खाने पीने से वहां गंदगी फैलती और इससे गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान है। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है? इसका जवाब है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था बड़े ही नायाब अनोखे ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल का संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, हाहाकार मचता है, तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन के नदियों को भर देती है। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। अगला प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी या सैनिक किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? ये पढ़ते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं, तैयार तत्पर रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते रहते हैं, अर्थात चाहे तीव्र गर्मी हो या माइनस में ठंड हो, वो सहन करते रहते हैं। आंधी हो, तूफान हो,
तो प्रकृति के प्रकोप को भी वो सहन करते रहते हैं। हमारे सैनिकों या फौजी भाइयों को उन बर्फ़ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है, जहाँ पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वहाँ नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं। अर्थात हमें अपने घरों में सुरक्षित रखने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए ही वो इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की, सुरक्षा की दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो ये साना साना हाथ जोड़ी के सभी प्रश्न उत्तरपूर्ण होते हैं। इनके जो संपूर्ण पाठ था वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो 3 पार्ट में है, तो उसका आप पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।